Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to MPPSC Made Easy. तो MMP का फर्स्ट वीक जो है वो आज से शुरू हो रहा है. फाइन. ओके. उससे पहले एक छोटा सा अपडेट जो कि केस से रिलेटेड है, ओबीसी रिजर्वेशन केस से रिलेटेड है. अगली जो हेयरिंग है इस केस की वो है 2 नवंबर को. तो अगर आपने MMP का फर्स्ट ओरिएंटेशन वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि नवंबर से पहले कुछ नहीं होने वाला. नवंबर में द मोमेंट इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे MPPSC बहुत ही फास्ट काम करेगा और विद इन लाइक 15 days देयर विल बी रिजल्ट व्हिच विल बी अनाउंस्ड. एंड जो एग्जाम है वो जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक में हो सकता है. फाइन. सो देयर इज लाइक इनफ टाइम फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. ओके. इससे पहले कुछ थोड़े से डाउट्स थे जो MMP ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नहीं मैं कवर कर पाई थी, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. तो कुछ बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनके मन में एक डाउट होगा कि कुछ वीडियोस जो हैं मेंस के वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है. जैसे GS पेपर 2 पार्ट बी का हेल्थ वाला यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है. देन इट इज GS पेपर 3 के इकोनॉमी के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. देन व्हाई is there a need that I'm starting this program? So ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है कि एक स्केड्यूल्ड वे में एक सब्जेक्ट कवर हो पाए जो कि अलग अलग वीडियोस डालने पे नहीं हो पा रहा था. एक और चीज़, पहले आई वॉज थिंकिंग टू कीप दिस प्रोग्राम पेड बट नाउ दिस प्रोग्राम इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट इन इट. एंड आई विश इस प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को फ़ायदा काफ़ी अगर आपको एड दैट वीडियो इन द आई थिंक तो आप उसको देख सकते हैं. बेसिक अगर मैं आपको दे दूँ तो हम दो इन तक हम 3 पेपर कवर करने की कोशिश करें विच इज GS पेपर 1, GS पेपर 4 एंड GS पेपर 3. स्टार्ट हम GS पेपर 1 से कर रहे हैं. ओके. तो क्योंकि हम GS पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं उसके भी हम पार्ट A से स्टार्ट करेंगे विच इज़ हिस्ट्री, राइट. और हिस्ट्री में सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का. ये जो स्लाइड है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं MMP ओरिएंटेशन वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर हम वेटेज देखें 2014 से 18 तक का तो वेटेज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो है 30 से 60 मार्क्स. और आप इसको काई से रेफर करेंगे, मतलब किस सोर्स से पढ़ेंगे, तो आप 12th स्टैंडर्ड की तमिलनाडु बुक पढ़ सकते हैं. आप किसी UPSC की कोचिंग का मेंस का मटेरियल रेफर कर सकते हैं या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं. एंड आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग वीडियोस ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स एज वेल. एक और चीज़ जो काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछी है कि क्या मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी. नहीं, हम इसको एक वीकली स्केड्यूल बनाएंगे जहाँ मैं आपको बता दूंगी कि इस दिन आपको ये पढ़ना है, इस दिन आपको ये पढ़ना है, और आपको सोर्सेज भी बता देंगे. ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है. सी, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, राइट. ओके. सो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस जो कि है रेनेसां, रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच, इंडस्ट्रियल, रशियन एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. तो 6 टॉपिक हैं और बहुत ही छोटे छोटे, 7 टॉपिक है. वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 7 टॉपिक हैं और बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है. और ये जो है ये स्केड्यूल है इस पर्टिकुलर वीक का विच इज़ 23rd से 30th तक. और लास्ट दिन जो होगा हम रिवाइज भी करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को एंड देयर विल बी अ टेस्ट जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. उसको आप सॉल्व भी करेंगे जिससे आंसर राइटिंग जो है वो भी हम बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर सकते हैं. तो जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है स्केड्यूल के बारे में, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्पेसिफिक स्केड्यूल एंड आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग दिस स्पेसिफिक स्लाइड ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. So now let's start with world history. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेनेसां. This video is presented to you by me Rashi Rusia. Okay, see, किसी भी टॉपिक को जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ें हमेशा देखते हैं. सबसे पहला, ये जो टॉपिक है वो पिछले ईयर का हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें से क्या क्या आया है या इस टॉपिक का वर्थ वेटेज या वर्थ कितना है.
और उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या डायमेंशंस होते हैं जो हो सकते हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करें। तो सी, वर्ल्ड हिस्ट्री में एग्जामिनर के दो फेवरेट टॉपिक्स हैं, एक है रेनेसा, एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब आप क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के तो आप ये पाओगे कि रेनेसा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। और अब हम ये देख लेते हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस या किस किस डायमेंशन में हम रेनेसा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेनेसा को आप जनरल आइडिया हम रेनेसा का देखेंगे हम लोग, जिसमें रेनेसा आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद 6 मार्क्स में भी आपसे रेनेसा पूछा जा सकता है और 15 या 6 मार्क्स में आपसे रेनेसा के कॉजेस और इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये 4-5 डायमेंशन हो गए जिसमें हमें रेनेसा को कवर करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, रेनेसा का पहले बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। रेनेसा जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, जैसे हम रेनेसा को हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण, मतलब वापस से बर्थ, राइट। ये जो है ये एक पीरियड था जिसमें कल्चरल अवेकनिंग हुई थी यूरोप में 14th सेंचुरी में। आइडियल टाइम जो है रेनेसा का वो है 1350 से 1550 एंड दांते इज नोन एज द फादर ऑफ रेनेसा एंड इटली वाज द सेंटर ऑफ रेनेसा। ठीक है, तो जब आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाए रेनेसा के बारे में, या रेनेसा से जब 3 मार्क्स में आए तो आप क्या लिखेंगे? रेनेसा is a French word meaning rebirth. It was a cultural awakening that started in Europe in the 14th century and Dante is known as father of Renaissance. So you will get good marks in it. You will get 3 out of 3 in it. Okay, now एक क्वेश्चन है इटली एज अ सेंटर ऑफ रेनेसा। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी मेंस में 6 मार्क्स में। सो हमारे लिए बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हम इस टॉपिक को कवर करें। तो जब रेनेसा हुआ था तो इटली जो है वो रेनेसा का सेंटर बन गया था। अब हम इसके कॉजेस देखते हैं या कारण देखते हैं। तो यहाँ पे 6 कॉजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं इटली एज अ सेंटर ऑफ रेनेसा के। तो जब आपसे 6 मार्क्स में आए तो व्हाट यू कैन डू इज कि पहले आप रेनेसा की डेफिनेशन लिख दें और ये 6 पॉइंट्स को एज इट इज मेंशन कर दें। बट जब आपसे यही चीज 15 मार्क्स में पूछी जाए तो आप ये जो पॉइंट्स हैं उनको आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। फाइन, तो सबसे पहले आ जाते हैं मेन सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड। सी, इटली का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो काफी अच्छा था, मतलब वो चारों तरफ से वाटर से बहुत अच्छे से इक्विप्ड था। इसलिए मतलब मेडिटेरियन सी में इटली जो था उसकी मेडिटेरियन सी में इटली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत अच्छी थी, इसलिए वहां पे फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छे से रेलेवेंट था, जिससे रेनेसा की प्रोसेस में हेल्प मिली। सेकंड है सीट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। सी, इटली जो था वो सीट था एंशियंट सिविलाइजेशन और लैटिन लैंग्वेज का, और इसी ने इटली के लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपना जो प्राइड थी, अपना जो ट्रेजर था, पुराना कल्चर था, उसको प्रिजर्व करें, जिसलिए रेनेसा की प्रोसेस हुई। फिर होता है इमर्जेंस ऑफ रिच मिडिल क्लास। अच्छा, अब बाकी ये जितने भी रीजंस है ना, इमर्जेंस ऑफ रिच मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट सिटीज, एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ये सारे ही कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड है। तो एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इमर्जेंस ऑफ रिच मिडिल क्लास की, तो ट्रेड की वजह से इटली में एक नई रिच मिडिल क्लास का उत्सर्जन हुआ। ये जो रिच मिडिल क्लास थी ये काफी ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच वाली थी। ये जितने भी पुराने कस्टम्स होते थे या सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते थे उनको फॉलो नहीं करती थी। फाइन, और इसने हेल्प की रेनेसा के लिए। अगला जो है इकोनॉमिकली वाइब्रेंट सिटीज। सी, अगेन ये भी कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड है। जब ट्रेड हुआ तो कुछ सिटीज थी जो बहुत ज्यादा सेंटर बन गई थी उसके लिए, मतलब एकदम वाइब्रेंट सिटीज हो गई थी, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस। यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला रेनेसा का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ। फाइन, फिर है एक्सचेंज ऑफ कल्चर। सी, ट्रेड की वजह से ही जब ट्रेडर्स या मर्चेंट्स बाहर जाने लगे ट्रेड के लिए तो उनको नई आइडियोलॉजीज पता चली, नई अपॉर्चुनिटीज पता चली, नए बिलीव्स और थॉट्स जनरेट हुए उनके अंदर, जिसने रेनेसा की प्रोसेस को ट्रिगर किया। फिर आता है फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इटली में जो मतलब रेनेसा के पहले जो इटली था वहां पे जो एजुकेशन होती थी वो रिलीजियस ओरिएंटेड एजुकेशन होती थी, बट रेनेसा के कारण और रेनेसा की प्रोसेस के दौरान ये रिलीजियस ओरिएंटेड एजुकेशन से प्रैक्टिकल ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन में कन्वर्ट हो गई। फाइन, तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा विच इज इटली एज अ सेंटर ऑफ रेनेसा। ओके, नाउ
लेट्स मूव टू कॉजेस ऑफ रेनेसा। कॉजेस एज इन कारण क्या थे रेनेसा की प्रोसेस के। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 15 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे 15 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको जो पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। और अगर आपसे सिर्फ 6 मार्क्स में है तो अगेन आप रेनेसा की डेफिनेशन लिखिए और कॉजेज ऑफ रेनेसा को मेंशन कर दीजिए। फाइन। तो सबसे पहला जो कॉज है रेनेसा का वो है इमीडिएट रीजन, ठीक है। और इमीडिएट रीजन का जो कॉज था वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सी, कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो कैपिटल थी रोमन एम्पायर की। सी, एक्चुअली हुआ ये कि जो रोमन एम्पायर था उसने अपना प्रेस्टीज, अपना प्राइड लूज कर दिया, ये डिक्लाइन हो गया था 5th सेंचुरी में। पर यही प्रेस्टीज और यही प्राइड और यही कल्चर और लिटरेचर जो है वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में प्रिजर्व्ड था। और इसी पे 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। तो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया वहां के लोग चेत गए कि नहीं, वी शुड स्टार्ट रेनेसा नाउ। फाइन। तो इसी को बोलते हैं, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को बोलते हैं पॉलिटिकल इमर्जेंस ऑफ रेनेसा या पॉलिटिकल स्टार्टिंग ऑफ रेनेसा। सेकंड जो कॉज है वो है क्रूसेड्स। सी, क्रूसेड्स बेसिकली एक सीरीज ऑफ वॉर थी जो कि क्रिश्चियन दो कम्युनिटीज के बीच में होती थी, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स। अब ये जो वॉर्स थी ये जेरूसलम पे कब्जा करने के लिए थी, क्योंकि जेरूसलम जो है वो, जेरूसलम इजराइल में है, राइट। जेरूसलम जो है वो दोनों के लिए ही एक सेक्रेड प्लेस थी, तो दोनों ही चाहते थे कि जेरूसलम उनके पास आए। तो अब हुआ ये कि क्रूसेड्स में जब लोग जाने लगे तो उनके पास नए थॉट्स आए, नए बिलीव्स आए, और एज अ रिजल्ट द यूरोपियंस केम इन कांटेक्ट विद ईस्ट एंड न्यू थॉट्स इमर्ज्ड व्हिच कॉज्ड रेनेसा। फाइन। देन इट्स कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड। ये हम ऑलरेडी इटली वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड से क्या हुआ, एक तो न्यू सिटीज हो गई, वाइब्रेंट सिटीज हो गई। दूसरा ये हो गया कि नई मिडिल क्लास आ गई जो कि साइंटिफिक अप्रोच वाली थी, जो कि कस्टम्स और बिलीव्स में फॉलो नहीं करती थी। एक कॉम्पिटिटिवनेस हो गई, मतलब बाकी के जो देश हैं उनसे भी कंपटीशन करना है। फाइन। तो इससे रेनेसा की प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद मिली और दिस वाज आल्सो अ कॉज फॉर रेनेसा। देन कम्स इज इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पहले इन्वेंट किया था जॉन ग्यूटेनबर्ग ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। और उसके बाद ये यूरोप, इंग्लैंड में पहले फैला और फिर यूरोप में आ गया, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले किया रिवॉल्यूशनरी आइडियाज और बिलीव्स को लोगों में फैलाने के लिए। और जैसे जैसे ये आइडियाज और ये बिलीव्स लोगों में फैले, रेनेसा की प्रोसेस आगे बढ़ती रही। फिर अगले दो जो रीजन है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। सी, ह्यूमैनिज्म जो था वो बेसिक एम था या बेसिक मोटिव था रेनेसा की प्रोसेस को स्टार्ट करने के पीछे, ठीक है। अब जो ह्यूमंस थे वो दूसरे ह्यूमंस के लिए भी कंसिडरेट बनने लगे थे। और फिर आता है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म समझने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, फ्यूडलिज्म समझने के लिए हमें सबसे पहले यूरोप का पुराना पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा। जैसे अगर हम जब दूसरी रिवॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, इंग्लैंड की जिसको ग्लोरियस बोलते हैं, फ्रेंच या रशियन, तो ये सारी ही जो रिवॉल्यूशन है कहीं ना कहीं किंग के अनरूल पे बेस्ड है, राइट। तो पहले क्या होता था कि किंग जो है जो भी बोलता था लोग फॉलो करते थे। बट क्योंकि फ्यूडलिज्म कम होता गया रेनेसा की प्रोसेस से, अब वो कैसे कम हुआ, क्योंकि लोगों के पास नए बिलीव्स आए, नए आइडियाज आए, जिनसे उनको पता चल गया कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो फ्यूडलिज्म कम होता गया एंड दिस आल्सो बिकेम अ कॉज फॉर रेनेसा। तो नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ रेनेसा, कि रेनेसा से क्या इम्पैक्ट हुआ या क्या इफेक्ट हुआ। तो अब यहाँ पे कुछ रीजंस या कुछ इफेक्ट्स मेंशन्ड हैं। इसमें से आप whichever you like, whichever effects you like, you just write them in your copy and explain them, so you will get good marks in it, right? तो सबसे पहला है improvement in status of women. Okay, रेनेसा के बाद स्पेशली अपर क्लास की जो वुमेन थी उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने एडुकेशन लेना शुरू किया, उन्होंने इम्पार्ट करना शुरू किया एडुकेशन, और वो अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाहती थी सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। सेकेंड आता है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। सी, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर में आपको कुछ लिटरेचर वाले लोग जो थे, जैसे डांटे, पेट्रार्क, बकासियो,
होब्स, रूसो, लॉके, इन सबको आपको मेंशन करना होगा, इनके कामों को मेंशन करना होगा। सेकेंड, थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सी, रेनेसा से साइंटिफिक अप्रोच आई। एक्चुअली पहले हम साइंटिफिक अप्रोच वाले को डिस्कस करते हैं। तो राइज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच जो आई उसने ह्यूमंस को, उसने यूरोप के लोगों को मटेरियलिस्टिक बना दिया, जिससे मार्केट बढ़ा, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। ओके, अगला है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच थी तो मार्केट बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन हुआ और ट्रेड एंड कॉमर्स में प्रोस्पैरिटी आई। डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, ये सबसे, जस्ट अ सेकेंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो रेनेसा से हुई है, विच इज डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एक्सप्रेशन। सी, अब रेनेसा के बाद जो पीपल थे वो काफी लिबरल बन गए, वो अपने व्यूज दूसरों को बताते थे और दूसरों के व्यूज जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे। अब ये किंग के डायरेक्शंस पे नहीं चलते थे लोग, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वालिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक काफी, और ये एक ऐसा रीजन भी है जिसने बाकी रिवॉल्यूशंस के लिए भी इम्पैक्ट किया या कॉज बना। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट। सी, अब इसमें आपको कुछ अगेन कुछ कुछ फाइन आर्ट वाले लोगों को मेंशन करना होगा, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंग्लो, राफेल, जिन्होंने मेडोना बनाई। ठीक है, इन सबको आपको मेंशन करना होगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। ये भी सबसे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट है रेनेसा का। हम जितनी भी रिवॉल्यूशंस पढ़ते हैं, चाहे वो ग्लोरियस हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म लोगों में आ गया था रेनेसा के बाद, और तभी ये रिवॉल्यूशंस भी हो पाई। फाइन, ओके। सो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा रेनेसा, इटली एज अ सेंटर ऑफ रेनेसा, कॉजेस ऑफ रेनेसा, इफेक्ट ऑफ रेनेसा। तो आज हमने रेनेसा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कवर कर लिया है, राइट। अब व्हाट यू कैन डू इज, अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला है रेनेसा इन 3 मार्क्स एंड सेकंड है इटली एज अ सेंटर ऑफ रेनेसा फॉर 6 मार्क्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब आप ये क्वेश्चंस लिख, इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और आपको उसका इवैल्यूएशन मिल जाएगा। ओके, सो आज हमने ये पढ़ा। कल का जो टॉपिक है एमएमपी का, विच इज एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम, वो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपने ऑलरेडी हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे जीएस पेपर 2 पार्ट बी का, या इकोनॉमी के नोट्स नहीं देखे हैं, इकोनॉमी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, ये भी आपके लिए उतने ही हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप एमएमपी में जुड़ना चाहें, एमएमपी में एनरोल करना चाहें, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे स्पेशली, बिकॉज एमएमपी इज गोइंग ऑन टेलीग्राम ओनली। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। प्लीज डू नॉट forget to like this video, share it with your friends, and yes, do subscribe to the channel। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।